हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मुझे GS2 का क्वेश्चन मिला है, जो GS पेपर 2 दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन मिला है। और आई होप जिन्होंने भी ये दिया है अभी पेपर, उन सबका अच्छा गया हो। और और जो कल GS पेपर 3 और 4 जो होने वाले हैं उसके लिए भी जो लोग दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट उन सबको। तो लेट्स सी कैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है क्वेश्चन का, देखते हैं। तो और से समझ में आएगी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्विस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जी, यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस से तो ऊपर क्वेश्चन है, तो आई थिंक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, जो भी ऑल नो के थ्री पिलर्स हैं। पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जुडिशरी को काफी अलग रखा गया है। और जैसे आप जुडिशरी में इसमें बात कर सकते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की, या फिर वो जिस तरह से जुडिशरी जो है हमारा, दैट इज द डिफेंड प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो। ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं आप इसमें कि क्यों इंडिपेंडेंस जरूरी है, उसको कमेंट करना है। सो आई थिंक इट इज इजी एंड रिलेटेबल क्वेश्चन, आराम से लिख सकते थे आप लोग इसको। सेकेंडली देखते हैं, हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है पिछले प्रीलिम्स में भी एक बार पूछा गया है, उसमें ऑप्शन में ही था कि कौन कौन फ्री लीगल एड के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हो जो पुअर सिटीजन्स होते हैं, जो मार्जिनलाइज सिटीजन्स होते हैं, ऑब्वियसली वही इंटाइटल्ड हैं फॉर फ्री एंड फ्री लीगल एड। उसमें लिस्ट ऑफ सिटीजन्स है, पर फिर भी अगर आप नॉर्मली ऐसे भी लिखोगे तो चल जाएगा काम। एसेस द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का रोल आपको लिखना है कि किस तरह से वो फ्री लीगल एड पहुंचाता है टू द नीडी। सो आई थिंक ये तो आप लोग लिख लोगे। इट इज ऑल्सो वेरी राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है नालसा, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब जानते हैं उसके बारे में, व्हाट इज इट्स रोल। तो बस वही लिखना है। आई थिंक दिस वाज ऑल्सो वेरी राइटेबल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखें तो दैट इज द स्टेट्स इन विच इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज both functionally as well as financially। तो अर्बन लोकल बॉडीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चन आता है। और जो ग्रास रूट गवर्नेंस है दैट इज म्यूनिसिपैलिटी एंड पार्लियामेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। हर साल वो घुमा फिरा के देते हैं, पिछले बार भी ग्रास रूट से आया था क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो कि 74th, हम सब जानते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में लिखना है। और वही चीज डिस्कस करना है हमें कि क्यों इम्पावर करना चाहिए म्यूनसिपालिटी को, तो क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ वर्ड पूरी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, क्यों रिलक्टेंट है, तो पावर नहीं मिल पा रही म्यूनिसिपैलिटी को, एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों हो पा रही है, तो उसको आप थोड़ा सा कमेंट अपन कर सकते हैं कि क्या क्या जो लिमिटेशन है म्यूनिसिपैलिटी की उस पर। ऐसे करके अगर आप इस आंसर को लिखोगे तो लिख सकते हो। आई थिंक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, फिर भी ये लिखा जा सकता था क्योंकि कॉमन है, ग्रास म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत से क्वेश्चन तो सब लोगों को पता ही होता है उसके बारे में। आई थिंक इट कैन बी रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेज टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब इससे उसको इजी क्वेश्चन तो क्या होगा, अब इसमें लोकसभा दैट इज लोअर हाउसेस को कंपेयर करो कि किस तरह से ब्रिटिश की लोअर हाउसेज जो है वेल मतलब पावरफुल है, कुछ भी कर सकती है वो। इंडिया में जनरली क्या है, पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्जिनिटी है हमारा, कि पार्लियामेंट हैज टू वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सब कुछ वो अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है। पर ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में जैसे कुछ क्रिटिक्स ने भी कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्सपेक्ट फॉर मेक ए मैन वुमन और वुमन मैन। तो समझ सकते हो उसमें कितनी पावर है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। सब ब्रिटिश और इंडिया सब पॉलिटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है। जिसने भी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो काफी आसानी से क्वेश्चन कर देगा। नहीं भी पढ़ी हो, जिसको नॉलेज हो, कौन नॉर्मल नॉलेज हो, आसानी से कर देगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, discuss the role of presiding officers of the state legislature
in maintaining order and impartiality, in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices. तो ये बस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल है। बस इसमें क्या कर दिया है उन्होंने कि स्टेट लेजिस्लेचर डाल दिया है। तो मोर और इवन जो स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका लोकसभा स्पीकर से सिमिलर रोल ही है, सेम सिमिलर रोल्स ही है। तो अगर आपको नहीं पता, अगर लोकसभा स्पीकर के रोल्स नहीं पता है तो आप उससे भी आप इस आंसर को लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है या फिर क्या क्या उनके पावर्स हैं, कैसे हाउस को रन कराने में कोई भी मिसकंडक्ट ना हो उसको देखना। तो ये सारी चीजें जो पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते थे। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जिनको भी स्पीकर लोकसभा स्पीकर इसकी स्पीकर की भी पावर पता है तो उससे भी वो आप बना के लिख सकते थे आंसर। तो आई थिंक दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, इजीली डुएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो है द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैव बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है। सजेस्ट मेजर्स एड्रेस दिन टू कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज एडुकेशन हो गई या फिर हेल्थ हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए सजेस्ट करना है हमें मेजर्स। आई थिंक इट इज एन इजी क्वेश्चन, सब कोई आसानी से कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे करना है। अब एडुकेशन पे काफी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो जो एडुकेशन में प्रॉब्लम हो उसको कैसे एड्रेस करना है। एडुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, स्किल सबके पास होना चाहिए। आप इसमें कुछ पॉलिसी जो स्किल इंडिया मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, उन सबको भी ला सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। या फिर वोकेशनल एडुकेशन जो भी हो रहा है आगे चल के, वो सब चीजें ये सब डाल सकते हो इसमें, नथिंग ग्रेट। आप आसान क्वेश्चन आप जो भी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन से जो यूपीएससी अच्छा ही यूपीएससी एस्पिरेंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन इजीली, आराम से वो पार निकल जाएगा इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज discuss the role of competition commission of India in containing the abuse of dominant position by multinational corporations in India, refer to recent decisions। तो ये भी न्यूज में भी था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो जियो वाला केस वगैरह सब हुए थे तो उसमें न्यूज में काफी था। पर फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट में रखूंगा, हालांकि इट इज राइटेबल बट फिर भी थोड़ी सी मॉडरेट में रखूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। फिर भी इसमें कंपटीशन कमीशन इंडिया का क्या रोल हो सकता है, कैसे वो कंपटीशन इंक्रीज होता है। क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो भी होते हैं वो इस तरह से मार्केट को चलाते हैं कि कंपटीशन खराब हो जाता है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे एक छोटे और एक बड़े कंपनी या फिर कॉम्पिटिटर्स के बीच, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसका वही रोल है वो कंपटीशन बनाना। और इसको आप अच्छे से अपने पॉइंट्स में अच्छे से आंसर्स में थ्रू डिटेल पॉइंट्स लिख सकते हो। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे एक रिव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का, कैसा क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में एक चीज को बताऊं तो कमेंट कर सकते हैं, पर उसके लिए काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। 20 क्वेश्चन में अगर मैं तो 5-5 मिनट पे दे दूंगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ बस 15-20 मिनट में रिव्यू आप लोग को दे दिया जाएगा कैसा क्वेश्चन है। इट वॉज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। चाहते हैं अगले क्वेश्चन पे, ई गवर्नेंस। ये तो काफी फेवरेट टॉपिक हो गया यूपीएससी का, इतना ई गवर्नेंस आता है क्वेश्चन की। As a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments, what inadequacies hamper the enhancement of these benefits। ई-गवर्नेंस में एडुकेसीज क्या क्या है? जैसे ई गवर्नेंस हो तो रहा है पर क्या सबके पास इंटरनेट है, सब उसके लिए एलिजिबल है, सब वो चीज से अवेयर है कि कैसे कैसे क्या करना है। ये सब चीजें आप बता सकते हो आंसर में कि ऐसे इनएडुकेसी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है हम लोग के पास ई गवर्नेंस का, या फिर लॉजिस्टिक्स प्रॉपर है गवर्नेंस के, जो हो रहा है सही से चल रहा है कि नहीं, फीडबैक कैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ई गवर्नेंस काफी एक बेसिक टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल ये घुमा फिरा के पूछते ही आप देखो प्रीवियस 4-5 ईयर के क्वेश्चन तो। सो ई गवर्नेंस आप कर सकते हो, इट इज ऑल्सो इजीली टेबल। मूविंग ऑन, Fusion virus of conflict is affecting the functioning of SCO. Okay, in the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. SCO, that is Shanghai Corporation Organization। SCO जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है मिटिगेट करने में। तो आई थिंक मैं कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल पर रखूंगा पर राइटेबल था, आप लिख सकते थे। इसमें भी हाई न्यूज में भी काफी था SCO। तो दिस शुड बी रिटन कैसे इंडिया मिटिगेट कर सकता है बिकमिंग द गार्जियन ईयर। सो ये भी राइटेबल था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन डायस्पोरा।
has scaled new heights in the West, described its economic and political benefits from India. इंडियन डायस्पोरा, ये तो खैर काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ये फेवरेट टॉपिक से यूपीएससी का। इंडियन डायस्पोरा का आप क्या ही लिख सकते हो, बहुत सारे इकोनॉमिक में रेमिटेंसेस लिख सकते हो, किस तरह से रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो सॉफ्ट पावर है इंडियन डायस्पोरा फॉर इंडिया इन द वेस्ट, पॉलिटिकल सॉफ्ट पावर है। यहाँ तक कि आप जैसे कुछ जब इलेक्शंस थे तो हॉडी मोदी देख सकते हो, तो क्यों हॉडी मोदी था, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का वोट चाहिए था उन्हें। सो दीज थिंग्स आर इजीली राइटेबल, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो अभी तक तो क्वेश्चन ओवरऑल मुझे इजी डायरेक्ट लगा है। Moving to the next question. The Constitution of India is a living instrument with capabilities and enormous dynamism. We all know that हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, हम लोग हर एक चीज अमेंड कर सकते हैं विदाउट damaging the basic structure of constitution. Okay, is a constitutional made for progressive society, illustrate with the special reference to expanding horizons to right of life and poverty. Oh, इसमें right of life and personal liability जोड़ दिया गया है, that is article 21। फिर इसमें काफी सारे केस स्टडीज थे जो आप ने सबने पढ़ा होगा और लिख सकते हो, जैसे मेनका गांधी केस के बारे में सब लिख सकते हो आप सब। रिसेंटली पुट्टू स्वामी जो केस था मोस्ट रिसेंट, तो ये सब चीजें आप लिख सकते थे इसमें केस स्टडी जो वगैरह से पता करके, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबिलिटी में जो भी चीज जुड़ती गई वो डायनेमिक है कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ के जो वो बेटर हुई। सो ये सारी चीज आप लिख सकते थे, इट वाज राइटेबल। फिर मैं थोड़े मॉडरेट लेवल पर रखूंगा, पर इजी टू मॉडरेट ये लिख सकते हैं, इसको काफी आसान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the constitutional perspectives of gender justice with the help of relevant constitutional provisions and case laws। इसमें क्या बात हो रही है, जेंडर जस्टिस की, जो भी जेंडर इनइक्वालिटी है उस पर हम कैसे जेंडर जस्टिस कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा केस लॉज लिखने, तो शायद काफी लोगों को ये केस लॉज नहीं पता होंगे, काफी लोगों को नहीं पता होता है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन मॉडरेट में कहूँ, जेंडर जस्टिस कोई बड़ा चीज नहीं है, अभी सब कॉमन हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट का, तो ये सब तो बर्निंग टॉपिक्स है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, फॉर जीएस2 जेंडर जस्टिस, नालसा हो गई, गोई गवर्नेंस हो गया, सब आपको पता रहना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो कैसे जेंडर जस्टिस हम लोग दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू, इक्वल जो इनइक्वालिटी है वो ना हो और सबको अच्छे से मिले। और काफी सारे इसमें केस लॉज आप लिख सकते हो, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले भी आप चीजें इसमें जोड़ सकते हो जेंडर जस्टिस में। सो इट वाज राइटेबल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of article 356, that is president's rule। किससे आई है, प्रेसिडेंट्स रूल से। और इसमें क्या है, क्यों प्रेसिडेंट रूल कम लग रहे हैं, क्या फैक्टर से लीगल और पॉलिटिकल जिस वजह से प्रेसिडेंट रूल्स कम लग रहे हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 90s। सो आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लिख सकते हो। पॉलिटिकल जो सुप्रीम कोर्ट का भी काफी गाइडलाइन आ चुका है इस पे, प्रेसिडेंट लॉ भी कैसे अरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज करना है, में प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई किस किस चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ऐसे इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि ये हो गया। और पॉलिटिकल फैक्टर्स काफी हैं, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट काफी अब आते जा रहा है, जो भी हमारे रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो काफी स्टेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले वो मतलब एक टाइम था जब वो रीजनल गवर्नमेंट जो भी थे वो मिल के सरकार बनाते थे, कोएलिशन गवर्नमेंट्स का टाइम था। धीरे धीरे जो है वो इंडिपेंडेंटली सरकार बनाने के लिए, आप साउथ में देख लो कितने सारे अच्छे धीरे धीरे, जैसे झारखंड एग्जाम्पल ले लो, पहले वहाँ नहीं, मगर पिछले दो टाइम से देखो तो वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट, उसके फिर जेएमएम की गवर्नमेंट है। तो ऐसे करके आप कुछ पॉइंट्स इसमें लिख सकते थे, ये भी लिखने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, discuss the contribution of civil society groups for women's effective meaningful participation representation state legislature। जो भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जैसे पीसीएल जो भी है, उसमें ह्यूमन्स इफेक्टिव मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन कैसे कराया है इन स्टेट लेजिस्लेचर में। तो आई विल से थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन था, थोड़ा मॉडरेट साइड का, क्योंकि तो वुमेन को डाल दिया गया है, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे किया हुआ है, तो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। थोड़ा एस्पिरेंट्स को टफ लगा होगा कुछ एस्पिरेंट्स को, बट स्टिल इट वाज राइटेबल। आप लिख सकते थे अगर आपको पता हो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बारे में, कैसे कैसे वो ह्यूमंस को इफेक्टिव मीनिंग पार्टिसिपेशन मिलता है, रिप्रेजेंटेशन दिलाते हैं थ्रू एम्पावरिंग अवेयरनेस जनरेशन, ये सब काफी सारे मेथड्स है उसमें।
पर थोड़ा सा मैं मॉडरेट से टफ कहूंगा. Explain the significance of 101 first constitutional amendment act, that is GST is related. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? जीएसटी का सिग्निफिकेंस बताना और किस तरह से वो फेडरलिज्म के लिए होता है. तो जीएसटी हम सब जानते हैं कि सेंटर और स्टेट को अच्छा से, सेंटर को भी और स्टेट को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है. जो भी होता है कोऑपरेशन से डिसीजन मेकिंग पे यहाँ फोकस किया गया था, कोऑपरेशन से डिसीजंस पे पहुंचे. तो आई थिंक इट वाज इजी क्वेश्चन, इजीली राइटेबल. Next one, explain the structure of parliamentary committee system. How far have the financial committee helped in the institutionalization of Indian Parliament? पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, ये तो भाई लक्ष्मीकांत में चैप्टर ही है पूरा. जिसने भी अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा काफी आसानी से ये आंसर दे सकता है. जिसमें आप सब इसमें जानते हैं कमेटीज होती है, कुछ स्टैचुरी कमेटीज होती है. उसके बाद फाइनेंशियल कमेटी की बात की तो अब इसमें जैसे पब्लिक एस्टिमेट कमेटी होगी उसके बारे में बता सकते थे. एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बता सकते थे. ये सारी चीजें थी जो आप बता सकते थे. आई थिंक जिसने भी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा वो आंसर काफी अच्छे से बोल देगा. डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सीम्स फॉर वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी एन अप्रोच. डू यू एग्री? गिव रीजंस. कोई आंसर. तो ये जो है इसमें अब आगे ओपिनियन की बात. फिर भी ये क्वेश्चन ऐसे लग तो रहा है जी, पर मैं मॉडरेट साइड पे रखूंगा कि कैसे वल्नरेबल के लिए जो सीन्स है वो डिस्क्रिमिनेटरी कैसे होती है. जैसे कि रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, वो उनके लिए तो ठीक है, वो काम कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है. पर जैसे जो भी जनरल कैटेगरी है वो तो उसे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी देखते हैं कि भाई वो नहीं है. या फिर आपको उसमें दोनों पक्ष रखने होंगे, क्यों डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि वो काफी लोअर सेक्शंस में है. अगर उन्हें बढ़ावा ना दिया जाए तो फिर वो और पीछे रह जाएंगे. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते थे. फिर मॉडरेट पे रखूंगा ये क्वेश्चन जरूर, पर राइटेबल लिख सकते थे. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइजेस द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच लिंकेज बताना है आपको. एजुकेशन नहीं रहेगी, एजुकेशन और स्किल तो जरूरी है. स्किल नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा. एजुकेशन इंक्रीज स्किल के वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो ऐसे आप लिंकेज तो एस्टेब्लिश कर सकते थे. इट वाज इजी क्वेश्चन, आराम से आप बना सकते थे. इसमें नथिंग टू वरी. जो भी अच्छा बस स्टूडेंट होगा वो इजीली बना देता है ये क्वेश्चन को. द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो अभी जो जानते हैं हम सब, काफी न्यूज में रहा है रशिया यूक्रेन वार की वजह से. स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? ओपिनियन देना, क्यों नाटो इंडिया के लिए अच्छे से काम करता है, क्यों नहीं काम करता है. गिव रीजंस एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. जैसे नाटो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें वेस्टर्न कंट्री से इंडिया की अच्छी क्लोजनेस होगी. पर जैसे रशिया है, रशिया के साथ इंडिया की अच्छी क्लोजनेस है, पर अब नाटो के वो अपोज में है. रशिया इज इन द अपोजिट पोल्स विद नाटो. तो उससे क्या रिलेशन में इफेक्ट पड़ सकते हैं. तो उसमें दोनों पर्सपेक्टिव अपने ओपिनियन में आप दे सकते हो. सो ये भी बनाने का क्वेश्चन था. नाटो तो भी काफी न्यूज में रहा है, तो ये बना सकते थे आप. Sea is an important component of cosmos. Discuss in the light of above statement the role of IMO, that is International Maritime Organization, in protecting environment and enhancing maritime safety and security. तो इसमें जो है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, आईएमओ के बारे में आपको बात करना है, किस तरह से आईएमओ काम करता है मैरीटाइम सेफ्टी. तो अब इसमें ये सारी चीज में मैरीटाइम सेफ्टी बता सकते हैं, कैसे वो पायरेसी रोकता है, या फिर कैसे प्रॉपर यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेस हो गए उस पर काम करता है. इवन क्लॉस के बारे में आप थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब कर सकते थे. सो आई थिंक दिस वाज राइटेबल, लिख सकते थे आप. तो ओवरऑल जो मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, तो आई फील्ड कि ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था. कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी थे, डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस गेट्स और लक्ष्मीकांत से आप कर सकते थे. जैसे नालसा हो गया, ब्रिटिश और इंडियन सॉवरेनिटी की बात होगी, या फिर आप यहाँ पे बात कर लो ई गवर्नेंस होगी. काफी इजी, सब कोई बना सकता है इसे. इंडियन डायस्पोरा हो गया, ये सब काफी इजी थी, पर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे. कुछ क्वेश्चंस मुझे लगी थोड़ी टफ हैं. जैसे कि यहाँ पे एक जो ये क्वेश्चन था सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड वुमेन, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होगी.
एस्पिरेंट्स को केस लॉ जैसे यहाँ बताना जेंडर जस्टिस के लिए बताने का तो सब बता सकते हैं, पर जेंडर को थोड़ी सी ओवरऑल बता रहा हूँ, थोड़ी डिफिकल्ट लिखी होगी। और उसके बाद फिर जैसे एससीओ वाली हो गई, तो ये तो इजी थी, पर फिर भी थोड़ा मैं मॉडरेट लेवल पर रखूंगा। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट था, आराम से आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। सो दैट इज ऑल। देखते हैं जीएस 3 के क्वेश्चन कैसे आता है। अभी तक तो क्वेश्चन सारे इजी टू मॉडरेट ही रहा है, इजिली फाइनलाइज क्वेश्चन थे अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट के द्वारा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।